हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी बल्क एलिमेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस जो इंपोर्टेंट ऑक्साइड है फास्फोरस के, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उससे बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में क्या पूछे जाते हैं उस तरह के कंसेप्ट को आज हम लोग सीखने वाले हैं। इनके अलावा ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल का अध्ययन करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को सीखेंगे, कैसे फॉर्म होता है, उसके बेसिक नामकरण को आज सीखने वाले हैं। इनके अलावा ऑक्जी एसिड के डिस्प्रोपोर्शनेशन कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन फिनोमेना को सीखेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ मूव करते हैं। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, बाबू लोग आप हेडिंग लगाएंगे इंपोर्टेंट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। चलिए हेडिंग लगाइए इंपोर्टेंट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। इंपोर्टेंट ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड फास्फोरस के इंपोर्टेंट ऑक्साइड कौन कौन होते हैं भाई? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर P2O5 होता है, या इसी को हम लोग लिखते हैं P4O10। अब कहिएगा P4O10 क्या है भाई, इसको कैसे लिख दिए? ध्यान रहे ये P2O5 का ही ये डाइमर फॉर्म होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस पढ़ते तो इसके बारे में सभी आइडिया दिखा दी गई है, आपको बता दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे डाइमर हो जाता है, जब टेम्परेचर को कूल किया जाता है, कूल डाउन कम किया जाता है, तो P2O5 डाइमर हो जाता है। ये अनस्टेबल होता है, स्पष्ट ना, इसलिए इसमें ये एग्जिस्ट करना पसंद करता है, स्पष्ट ना। इनके अलावा और एक होते हैं ऑक्साइड P4O6। P4O6 होते हैं। अब कहिए कि ये सर फास्फोरस के ऑक्साइड तो मेरे को दिख रहा है, तो आखिर ये फास्फोरस के ऑक्साइड है तो किस फास्फोरस के ऑक्साइड है? ब्लैक फास्फोरस के ऑक्साइड है कि व्हाइट फास्फोरस के ऑक्साइड है कि रेड फास्फोरस के ऑक्साइड है? तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं फास्फोरस के बाबू, वे व्हाइट फास्फोरस के ऑक्साइड होते हैं। और व्हाइट फास्फोरस क्यों ऑक्साइड फॉर्म करता है? क्योंकि वह बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऑफ व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस, ये जो आपको ऑक्साइड दिखाई दे रहा है व्हाइट फास्फोरस के ये ऑक्साइड होते हैं। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को सीखते हैं, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया को, कंसेप्ट को सीखेंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं P4O6 का, पहला स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करेंगे P4O6 का कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, P4 का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया छोटू। P4 का स्ट्रक्चर ऐसे खूब अच्छा आसानी से हम लोग सीखे थे, बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट से सर जी बताए थे कि इसको मिला दीजिए बॉन्ड, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, फिर इसके मिला दो और फिर ये वाला बॉन्ड मिला दो। तो ये क्या होते हैं? फास्फोरस के, व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 6 ऑक्सीजन है ना, अब इस 6 ऑक्सीजन को घुसा देना है। कैसे घुसाइएगा? तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच, क्या छोटू, फास्फोरस फास्फोरस के बीच जो बॉन्ड है उसको बीच में से तोड़ देना है और एक लड्डू दे देना है, माने ऑक्सीजन को लगा देना है। वैसे ही मेरे भाई पी के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसको काट दो और लड्डू दे दो। इस पी सिंगल बॉन्ड पी के बीच के हाथ को काट के एक लड्डू माने ऑक्सीजन धरा दो। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर भी वही कहानी करनी है, हम लोग को बिल्कुल करनी है। वैसे ही दोस्त यहाँ पर भी बिल्कुल मेरे बाबू, यहाँ पर भी वही कहानी करनी है, ऑक्सीजन को धरा दो। फिर यहाँ पर भी वही कहानी कर देनी है हम लोग को, ऑक्सीजन धरा दो। आई होप कि आप लोग P4O6 का स्ट्रक्चर सीख लिया। कैसे काउंट करो, फास्फोरस इसमें 4 है तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 6 है तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरे दोस्त। किसी कंफ्यूजन नहीं ना है? अब इसमें आपको पता है कि फास्फोरस यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है मेरे दोस्त, तो इसके पास एक लोन पेयर है, इस फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है, इस फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है और इस फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है। आपको ये पता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण भाग लिया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगी जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर होगा, यहाँ पर भी इसका 2 लोन पेयर, इसका भी 2 लोन पेयर, इसका भी 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन एटम का भी लोन पेयर होगा। अब यहाँ पर
क्या इन्फॉर्मेशन सर जी पूछा जाएगा, बता तो दीजिए। आप तो बार बार बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, आखिर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो आपसे कहा जाएगा P4O6 में फास्फोरस परमाणु पर टोटल लोन पेयर कितना होगा। आपसे ऑक्सीजन परमाणु पर टोटल लोन पेयर पूछ लेगा, आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछ सकता है, आपसे पाई बॉन्ड पूछ सकता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछेंगे। जैसे कि पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग से पूछ सकता है कि P4O6 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बता दीजिए सर जी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर ले मेरे दोस्त, 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 हो जाएगी। अब आपसे कहा जाएगा कि सर जी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बता दो, तो इसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पाई बॉन्ड 0 होगा, 0 होगा। वैसे ही हमसे पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ एलपी माने लोन पेयर, P4O10 में कुल लोन पेयर की संख्या पूछा जाए तो फास्फोरस के पास 1 होता है, एक फास्फोरस के पास तो 4 है, तो 4 लोन पेयर फास्फोरस का हो जाएगा। तो एलपी ऑफ फास्फोरस प्लस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, इसी को नोट कर देंगे। तो फास्फोरस के लोन पेयर की बात करें तो कितना होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। प्लस यहां पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लोन पेयर ऑक्सीजन का बता देना है। तो एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, तो 6 है तो 12 लोन पेयर हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा इसका 12, माने टोटल लोन पेयर कितना आएगा, 16 आएगा। टोटल लोन पेयर कितना आएगा, 16 आएगा। अब आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन फास्फोरस एटम, ये पूछ सकता है हम लोग से। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन फास्फोरस, तो देख ले फास्फोरस पर कितना है, तो 4 है। ऐसा ही हमसे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। यदि इस कंसेप्ट को आप समझ गए हो तो फिर P4O10 का भी स्ट्रक्चर बनाने में कोई झंझट नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ POP की बात बताओ, यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ POP, कितने POP बाउंड है, नंबर ऑफ POP बाउंड, तो 1 2 3 4 5 और बीच वाला एक 6। तो यहाँ पर P सिंगल बाउंड O सिंगल बाउंड P की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। लेकिन यहीं पर नंबर ऑफ P सिंगल बाउंड P पूछा जाए तो 0 होगा, इसमें P सिंगल बाउंड P एक दूसरे से कहीं लिंक नहीं है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिक आइडियाएं हम लोग से पूछी जा सकती है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट करें। तो बाबू अब हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं P4O10 का। किसका दोस्त, P4O10। सर P4O10 चाहे P2O5, सर P4O10 ले रहे हो, P2O5 क्यों नहीं ले रहे हो? बाबू P2O5 का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है P4O10 वाला के स्ट्रक्चर में। इसलिए कोई पूछे P2O5 का स्ट्रक्चर तो P4O10 के थ्रू ही बताया जाएगा, ना कि P2O5। चूंकि P2O5 अनस्टेबल होता है, उसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका साइकिल के स्ट्रक्चर किस रूप में एग्जिस्ट करेगा, P4O10 के रूप में डाइमराइज हो जाता है। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग फास्फोरस का स्ट्रक्चर P4 का स्ट्रक्चर ऐसे सीखते हैं, P ठीक है ना, ये P ऐसा ही ना था, फिर ये था दोस्त, फिर ये था, ऐसे ही ना था। अब क्या करना है, इसमें हमको P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो P4O6 सीखे थे ना, तो P4O6 में क्या किए थे, बॉन्ड 2 के बीच तोड़ दिए थे, ऑक्सीजन लगा दिए थे। एकदम वैसे ही कर दो, पहले बिल्कुल वैसे ही हम लोग कर देंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक संदेह नहीं है, बिल्कुल वैसे ही कर दीजिए, ठीक है ना। इसको जरा इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन 10 है और 6 ऑक्सीजन तो एडजस्ट हो गया। अब 4 जो ऑक्सीजन बचा है, बस डबल बॉन्ड O लगा दो P के साथ, P डबल बॉन्ड O,
पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पी डबल बॉन्ड ओ। हो गया स्ट्रक्चर किसका, पी प्रोटीन का। हो गया स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर पूरा 100% क्लियर होगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो लोन पेयर डिसाइड कर लेते हैं। फास्फोरस 5 वैलेंसी 5 होता है, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया है, तो इसके पास एक भी लोन पेयर ऑफ नहीं होगा। तो यदि हम लोग पूछे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन फास्फोरस, तो क्या होगा 0। कहीं पर भी फास्फोरस के पास लोन पेयर एक भी नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन पर बताओ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पड़ता है भाई 2 इस पर है, 2 इस पर है, 2 इस पर है, 2 इस पर है, माने प्रत्येक पर 2 होगा। प्रत्येक पर लोन पेयर कितना होगा दोस्त, 2 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रत्येक पर लोन पेयर 2 होगा, तो 10 है तो लोन पेयर ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा 20। या आपसे पूछा जा सके टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो भी क्या होगा आपका 20 होगा। कंफ्यूजन तो नहीं है। तो लोन पेयर वाला कहानी तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कि पी सिंगल बॉन्ड पी की संख्या बताओ, नंबर ऑफ पी सिंगल बॉन्ड पी, तो कहीं पर भी पी सिंगल बॉन्ड पी नहीं है इसलिए 0। अब आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पीओपी, काउंट कर लो 1, ठीक है, 2 3 4 5 1 6। अब आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है दोस्त, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्डेड ओ, नंबर ऑफ पी डबल बॉन्डेड ओ, तो कितना है 1 2 3 4। पी डबल बॉन्डेड ओ की संख्या कितनी है 4 है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, जरा फोकस करिएगा। आपसे अब पूछा जाएगा यहां पर क्या बात पूछा जा सकता है, फोकस करिएगा जरा। सिग्मा और पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पूछा जा सकता है। बस तो कुछ नहीं करना, कोई भी बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, 14 15 और ये 16। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखी जाए मेरे दोस्त तो कितनी दिखाई दे रही है, 16 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रही है, 16 होगा। तो आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी 16। कहीं छूट तो नहीं रहा है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं छूट रहा है, सब कवर हो गया। अब देखो पाई बॉन्ड पूछा जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पूछा जाए तो इसमें 1 2 3 4 होगा, और तो सब सिग्मा है, ठीक है ना। आई होप कि आप कंसेप्ट समझे होंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हो। तो आप इतना नोट करें, ये इम्पोर्टेंट ऑक्साइड था किसका, तो फास्फोरस का, जिसमें 2 ऑक्साइड महत्वपूर्ण है और उसका स्ट्रक्चर और जो बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी जाती है वो सारी चीजें को हम लोग कवर कर लिए। इसको नोट करें। तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, सम ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल, ठीक है ना। अब क्या है वो ऑक्सी अम्ल, इम्पोर्टेंट ऑक्सी अम्ल फास्फोरस के, तो H3PO4 ध्यान दीजिएगा, H3PO4। अब ऑक्सीजन की संख्या को घटा रहे हैं, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा H3PO4 को हम लोग फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग 11th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसको H3PO4 को फास्फोरिक एसिड कहा जाता है। वैसे ही H3PO3 को फास्फोरस एसिड या ऑर्थो लगा सकते हो, ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है ना। H3PO2 है तो हाइपो वर्ड लगता है, हाइपो फास्फोरस एसिड। और H4P2O7 पायरोफास्फोरिक एसिड होता है, पायरोफास्फोरिक एसिड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे हम लोग, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो किसके स्ट्रक्चर को, तो H3PO4 के स्ट्रक्चर को देखते हैं। H3PO4 के स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले,
ठीक है ना। 2 नंबर में हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं किसका, तो H3PO3 का, और तीसरा हम लोग देखेंगे H3PO2 का स्ट्रक्चर। जरा ध्यान दीजिए कैसे बनाना है, सीखिएगा जरा कैसे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जब भी फास्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर बनाना हो, कुछ नहीं करना हो, सबसे पहले हम लोग करना, कोई भी एसिड हो फास्फोरस के, कोई भी हो या ये भी हो, कोई भी हो बाबू मेरे, सबसे पहले आपको आंख मूंद के कुछ नहीं करना है, पी डबल बॉन्डेड ओ लगा देना है। सर इसमें भी पी डबल बॉन्डेड ओ लगा देना है बाबू मेरे। फिर इसमें भी बाबू पी डबल बॉन्डेड ओ लगा देना है। इसमें कोई शक संदेह नहीं होने चाहिए। आई होप की कंसेप्ट समझे होंगे। अब देखिए पी डबल बॉन्डेड ओ, फास्फोरस भी निकल गया और इसमें से एक ऑक्सीजन निकला, तो 3 ऑक्सीजन बचेगा ना। जितना ऑक्सीजन बचेगा उसको सिंगल बॉन्ड ओ और साथ में H दे देंगे, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, सबके साथ हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा जितना ऑक्सीजन बच जाए पी डबल बॉन्डेड ओ के बाद। वैसे ही इसमें देख मेरे भाई, पी डबल बॉन्डेड ओ पहले लिखेंगे। अब इसमें से एक तो गया, बचा हमारे पास 2 ऑक्सीजन, तो 2 गो OH लगा देंगे, 1 और ये 2। अब हाइड्रोजन को जरा मिला लेते हैं, कितना है इसमें, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 खपत हो गया है, तो अब तो ऑक्सीजन है नहीं खा पाए, डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। इसमें भी देखो हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। इसका स्ट्रक्चर मेरे को बनाना हो, पी डबल बॉन्डेड ओ, 1 ऑक्सीजन बचा, 1 तो निकल गया, 1 ऑक्सीजन बचा तो 1 OH दे दो। हाइड्रोजन तो 1 निकल गया, 2 बच गया, तो 2 हाइड्रोजन बेचारे के यही तरह लिख दो। ये सब हो गया स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें स्ट्रक्चर हो गई। H3PO4, H3PO3 का स्ट्रक्चर, H3PO2 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका क्षारीयता माने भास्मिकता, बेसिसिटी क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षारीयता क्या होगा। H3PO4 में क्षारीयता या भास्मिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेसिसिटी कहते हैं, तो जितना OH दिखाई दे वही उसका बेसिसिटी होता है। क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन या इसी को एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ध्यान रहे कि जब ये पानी में जाएगा तो ये H+ निकाल देगा, मतलब जितना H+ निकलता है वही संख्या क्षारीयता बेसिसिटी कहलाता है। तो इसका बेसिसिटी 3 हो जाएगा। यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी 1 2 होगा। इस हाइड्रोजन को नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं सटा हुआ है। यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर बेसिसिटी मात्रा 1 होगा। अब बेसिसिटी ऐसे भी निकाल सकते हो, जितना ऑक्सीजन है उसमें से 1 माइनस कर दो, तो देखो 4 है, 1 माइनस करिएगा तो 3। इसमें ऑक्सीजन 3 है, 1 माइनस करिएगा 2। इसमें ऑक्सीजन 2 है, 1 माइनस करिएगा 1, ठीक है ना। इनके अलावा कोई भी एसिड आ जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर उसका बेसिसिटी होता है। जैसे यहाँ पर इसका बेसिसिटी पूछा जाए मेरे भाई, तो 4 हाइड्रोजन है तो इसका बेसिसिटी 4 हो जाएगा। इनके अलावा जितना भी आ जाए वो H3BO3 होता है, ठीक है ना, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। उसमें बेसिसिटी 1 होता है, क्योंकि वह, ये ध्यान में रखिएगा, H3BO3 में इसका बेसिसिटी पूछा जाए आपसे तो बाबू मेरे 1 होता है, क्योंकि ये एक ही H+ बनाता है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का फैक्टर आता है जो कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कवर किए हुए हैं। तो इतना आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। H4P2O7 में भी आपसे बेसिसिटी पूछा जाए, H4P2O7 में भी आपसे बेसिसिटी पूछा जाए, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना दिखाई देगा उतना लिख दो, 4। तो आप इतना नोट करिए। अब हम लोग देखेंगे पायरो कब बोला जाएगा और मेटा कब बोला जाएगा एसिड में, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वह चीज हम लोग सीखने वाले हैं। इसको आप नोट करें पहले। तो बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं पायरो एसिड और हाइपो एसिड और मेटा एसिड को कैसे बनाते हैं हम लोग, उसके नामकरण को कैसे समझेंगे। तो जरा फोकस करिएगा। सबसे पहले तो आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं।
एक स्टूडेंट का कहानी सुनाने वाले हैं, IITian स्टूडेंट का सब नहीं, IIM स्टूडेंट का कहानी सुनाने वाले हैं। IIM स्टूडेंट दैट मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट का कहानी सुनाने वाले हैं। एक स्टूडेंट IIM का है जो कि टॉपर स्टूडेंट है, टॉप करता है हमेशा, और टॉप करता है और उसका जो पारा है ना बहुत जल्दी हाइपर मोड में आ जाता है, ठीक है ना। तो IIM एक स्टूडेंट है जो कि क्या होता है, टॉपर हुआ करता है, और जब टॉपर है तो जाहिर सी बात है उल्टा पुल्टा कोई काम करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। जो टॉप करता है तो उसका थोड़ा सा हर चीज सामान्य होता है ना, तो वैसा ही हाइपर हो जाता है वो किसी गलत काम को देख करके। स्पष्ट ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि सर जी क्या लिखे हो आप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल, इसमें से माइनस किए हैं एक H2, इसमें से माइनस किए हैं एक H2O2, इसमें से माइनस किए हैं एक H2। जी हाँ, हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे फास्फोरिक एसिड का। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो H3PO4 का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और उसमें से एक पानी निकाल देंगे ना 1 मोल, तो पायरो एसिड का निर्माण हो जाएगा, पायरो फास्फोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। फास्फोरिक एसिड से ही ये बनेगा। वैसे ही मेरे बाबू 2 मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड को लेकर के उससे एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट मींस H2O2 निकाल देंगे, तो हाइपो फास्फोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। वैसे ही एक मॉलिक्यूल H3PO4 को लेकर के एक H2O मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो मेटा एसिड का निर्माण हो जाएगा। अब कहानी सुनाने वाले थे क्या, अभी सुनाया आपको IIM स्टूडेंट का जो टॉप हुआ करता है और बड़ा जल्दी हाइपर हो जाता है। तो जरा देखिएगा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वह टॉपर स्टूडेंट है और बड़ा जल्दी क्या हो जाता है, वह हाइपर हो जाता है। अब आपको ये मानने मिला ना कि सर ये क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी ठीक समझ में आएगा। एम मतलब मेटा, माने मेटा फास्फोरिक एसिड, पी मतलब पायरो माने पायरो फास्फोरिक एसिड, और हाइपर मतलब हाइपोफास्फोरिक एसिड माने हाइपो। अब कैसे लिंक करना है जरा फोकस करिएगा, यहां पर फोकस करेंगे सभी विद्यार्थी। जैसे मान लीजिए मेरे को बनाना है पायरोफास्फोरिक एसिड को, फर्स्ट में पायरोफास्फोरिक एसिड, पायरोफास्फोरिक एसिड, तो पायरोफास्फोरिक एसिड टॉप, ठीक है ना, टॉप में ही पायरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टॉप है दोस्त, टॉप वाला इसमें आ रहा है पायरोफास्फोरिक एसिड, टॉप पी माने पायरोफास्फोरिक एसिड। अब जरा फोकस करिएगा, यहां पर पायरो यहां से जनरेट हो रहा है, 2 टी मतलब 2 मॉलिक्यूल लेंगे H3PO4 का, क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किसका लेंगे, तो H3PO4 का, और उसमें से 1 O माने 1 H2O को निकालेंगे, जिसके फलस्वरूप ये बन जाएगा। क्या कर दीजिए सर, 2 मॉलिक्यूल H3PO4 फास्फोरिक एसिड ले लीजिए, H3PO4 ले लीजिए, ठीक है ना, कितना, तो 2, तो 2 से गुणा कर दो, 2 into H3PO4 और एक H2O को निकाल दो भाई, बिल्कुल निकालेंगे सर। तो इसके फलस्वरूप क्या मिल रहा है मेरे को, 6 तो हाइड्रोजन हो जाएगा, फास्फोरस 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसमें से एक H2O को तो निकालना ही है, जिसके फलस्वरूप H2O निकलेगा यहां से, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ठीक है ना, फास्फोरस 2 ही रहेगा, और ऑक्सीजन 1 निकला तो 7। तो ये जो फॉर्म हुआ है, इसी का नाम हुआ ना, क्या होगा, पायरोफास्फोरिक एसिड होगा। अब इसको स्ट्रक्चर से कैसे समझेंगे, बिल्कुल 2 मोल फास्फोरिक एसिड ले लो, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला P डबल बॉन्डेड OH, यहाँ OH, और 1 मोल ले लीजिए गुरुजी, बिल्कुल लेंगे छोटू, 1 मोल और ले लिए। अब यहां से हम एगो H2O को निकाल देते हैं, यहां से H2O को निकाल दिए, जब यहां से H2O को दोस्त निकाल दिए तब बच जाएगा हमारे पास P डबल बॉन्डेड OH, इसके पास 2 है तो 2 OH लगा दिए, फर्स्ट ना, सिंगल बॉन्ड O तो O,
फिर यहाँ पर लिंक कर गया P डबल बॉन्ड O OH और ये वाला OH। आई होप कि आप कंसेप्ट समझे हो। तो ये जो बन गया मेरे दोस्त, यही बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर के रूप में। अब इसमें आपसे चाहिए था बेसिसिटी पूछा जाए तो देख लो OH कितना 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखा दो 4। आई होप कि आप कंसेप्ट बहुत आसानी से आप लोग समझे होंगे। ये IIM टॉप हाइपर ये 3 वर्ड याद रहे, जिसके बेसिस पर हम लोग कंसेप्ट को निकाल करके बना सकते हैं। अब ऐसा ही आपसे पूछा जा सकता है किसका बाबू, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोफॉस्फोरिक, ये तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बता दो। तो हाइपो, तो इतना आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज रोक करके, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए हो। इसके जगह पर हम दे देते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा जरा, इसके जगह पर हम लोग बनाते हैं क्या, पायरोसिक लिए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बोल दे बनाने के लिए, हाइपोफॉस्फोरिक फास्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का दे दिए। तो हाइपर माने 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और इसमें से हाइपर ऑक्साइड हाइपो, ठीक है ना, हाइपर वर्ड आ रहा है ना, तो 2 मोलिक्यूल ले लेंगे H3PO4 का, और इसमें से एक पर ऑक्साइड हाइपर पर ऑक्साइड माने H2O2 निकाल लेंगे, H2O2 निकाल लेंगे। तो ये चीज जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए चेक करते हैं, 2 मोल क्या ले ले, फास्फोरिक एसिड, तो H3 माने 3 दूना 6, P माने P2O, यहाँ H 3 दूनी का 6 H3, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा H6P2O, 4 दूनी के H3PO4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और इसमें से एगो H2O2 निकाल दो, तो H2 निकल गया, तो H4 P2 रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन भी 2 निकला, तो O6, ये आपका फॉर्मूला हो गया H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का। स्पष्ट ना, कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं। चलो भाई, फास्फोरिक एसिड 2 को ले लीजिए, बिल्कुल हम ले रहे हैं, और एक ले लीजिए, बिल्कुल ले रहे हैं छोटू। अब यहां से पानी को निकाल दीजिए आप। जब पानी को निकालिए, पानी को नहीं H2O2 को निकालना, माने इसको उतार दो, हटा दो, तो इसके फल सिर्फ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, P डबल बॉन्डेड O OH और एक OH, ये तो खत्म हो गया। फिर इधर भी P डबल बॉन्डेड O OH और यहाँ OH, और ये वाला बाउंड बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें बेसिसिटी आपसे पूछा जाए तो इसमें भी 4 होगा, क्योंकि 4 OH है। ऐसा ही हम लोग बनाने को बना सकते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे, तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लेंगे और उससे H2O2 निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O निकाल देंगे तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना हो तो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को लेंगे और उससे एक H2O2 को निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब मेटा बनाना हो, क्या बनाना हो, मेटा बनाना हो, तो कैसे हम लोग बनाएंगे मेटा, तो 1 मोल लेंगे और उससे एक निकाल देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मेटा वाला मिल जाएगा। देखिए बना के चेक करते हैं, मेटा का भी बना लेते हैं। यहाँ पर मेटा फास्फोरिक एसिड का बनाना हो मेरे को, मेटा तीसरा, मेटा फास्फोरिक एसिड। यदि मेटा फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमने क्या बोला रखा, एक तो ले लीजिए आप H3PO4 और इससे क्या निकाल ले रहा है, H2O को निकाल लेना है। IIM मेटा, एक मॉलिक्यूल ले लीजिए और एक H2O निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो H, और फास्फोरस एगो, ऑक्सीजन एक निकलेगा तो 3। तो बताओ मेरे भाई HPO3 ये किसका है, तो मेटा फास्फोरिक एसिड है। यही क्या आपका मेटा फास्फोरिक
एसिड है, इसमें बेसिसिटी पूछा जाए तो एक हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। आई होप कि आप कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से समझे होंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट करें। तो बाबू मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड में से एक H2O डायरेक्ट निकाल देंगे, H3PO3 बनेगा जो कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है। ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं। पहला पॉली मतलब ज्यादा, मतलब H3PO3 की संख्या बहुत ज्यादा, ठीक है ना। पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 माने मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसमें N लगा देंगे, होल N माने बहुत सारे, ये HPO3 का मॉलिक्यूल बहुत सारा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, P डबल बॉन्डेड OH एक रहेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे HPO3 से लिंक करेगा इधर डॉट डॉट, फिर O, फिर डबल बॉन्डेड OH, फिर लिंक किया इसे O, फिर डबल बॉन्डेड OH, फिर ये, फिर लिंक करेगा डॉट डॉट कर दिया गया। क्योंकि ये कितना है तो N है, ये कितना है N गो है। ऐसे ही मेरे बाबू साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड मतलब कि ये जो HPO3 है, ट्राई लग गया माने कि यहाँ 3 लगा दिया गया है। अब ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा ये स्टेबल होता है अन्य के तुलना में। साइक्लो टेट्रा मेटाफॉस्फोरिक एसिड या ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड या पेंटेड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये जो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कंसीडर किए हैं। अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा तो P डबल बॉन्डेड O, यहाँ एक OH होगा, ऑक्सीजन, फिर P डबल बॉन्डेड OOH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्डेड OOH और ऑक्सीजन। तो फास्फोरस यहाँ 1 2 3 है, देखो फास्फोरस 3 गो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन 3 है तो 1 2 3 है, ऑक्सीजन 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो ये बाबू होता है मेटाफॉस्फोरिक का 2 पार्ट, जिसको ध्यान में रखना है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, P डबल बॉन्डेड O की संख्या कितनी है, OH की संख्या कितनी है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोन पे पूछा जा सकता है, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग सीख लें कैसे ज्ञात करना है। तो इसको आप नोट करें, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखेंगे ऑक्सी एसिड के इन्फॉर्मेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन कंसेप्ट को, इसको आप नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं हम लोग। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको मन में क्लिक होता होगा कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो फास्फोरिक एसिड जो फास्फोरस के एसिड हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बाबू मेरे ध्यान देना इधर, फास्फोरस के लिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +5 होता है, और लोवेस्ट जो होता है वह -3 होता है। तो इनके बीच में जो फास्फोरिक एसिड, जो फास्फोरस के एसिड एग्जिस्ट करेगा, जैसे +3 -2 जो भी हो, +1 +2, मतलब इनके बीच वाला एग्जिस्ट करे, +5 से -3 के बीच में जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा फास्फोरस के एसिड का, तो उन्हीं को हम लोग इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, मानेंगे। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मॉलिक्यूल माने ऑल एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के सभी अम्ल डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, हो जाते हैं किसमें तो लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि बाबू कि यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि कैसे ही करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है कैसे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, H3CO3 का एग्जांपल ले लिए। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकालते हैं तो 3 × 6 और 3 घट जाएगा, तो यहाँ पर +3 जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है फास्फोरस के, देख लो +5 -3 के बीच में है। ये क्या होते हैं ना, आसानी से
डिसप्रोपोनेट हो जाते हैं, ये आसानी से जब इसको हीट करते हैं। डिसप्रोपोनेट मतलब कि इन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा और इन्हीं का रिडक्शन, माने इन्हीं का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इन्हीं का घटेगा, तब हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोनेट। ठीक है ना। कैसे, तो इसका हाईएस्ट किसमें हो जाएगा वो, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और लोअर -3 होता है। तो +5 वाला कौन होता है, एसिड H3PO4 होता है। इनके अलावा ये होगा PH3 होगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा तो 4 2 8 3 के +5 होगा, यहाँ पर -3 होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर +3 से +5 गया है, तो बड़ा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है ना। अब यहां पर आप फोकस करिएगा, तो +3 से -3 हुआ है, घटा है, तो कहिएगा सर जी रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, और रिडक्शन, ऑक्सीकरण नहीं बल्कि अवकरण हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल कौन लेते हैं, H3PO2 को लेते हैं। बस इसको भी हीट करिएगा, एकदम सेम प्रोडक्ट बनेगा, H3PO4 बनेगा और PH3 बनेगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए -3, इसका +5, इसका +1 होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो +1 से +5 हुआ है, माने ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। प्लस से माइनस में गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, डिसप्रोपोनेट हो जा रहा है। आई होप के ये कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे। कोई भी एसिड हो, इनके बीच में आना चाहिए, +3 और +5 और -3 के बीच आना चाहिए, उन्हीं का H3PO4 बनेगा, उन्हीं का PH3 बनेगा। कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ हीट, इसको आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसको नोट कर सकते हो। इसको हम मिटा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग। एक्शन ऑफ हीट, नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट, एक्शन ऑफ हीट। हीट का कार्य क्या होगा, किस पर, तो H3PO4 पर। H3PO4 जब 250 डिग्री सेल्सियस पर इसको डायरेक्ट गर्म करते हैं, तो बाबू मेरे बनता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O7। यही होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। जब इसको हम 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, कितना, 600 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दें, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। और मेटा का होता है HPO3, यही होता है मेटा फास्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यदि इसको हम लोग, ये जो फास्फोरिक एसिड है, ये जो फास्फोरिक एसिड है, इसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, एकदम पूरा गर्म कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, पूरा एकदम मजबूती से हीट कर रहे हैं, तो ये बनाता है P2O5। और जैसे ही ठंडा होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा P4O10 में, आपको पता है। आई होप कि आपको ये कुछ ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा ये सारी चीजें को। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि कंपटीशन के एग्जाम में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है हो। ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।